नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव पर एलोपैथी इलाज के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया है और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र भी लिखा गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय कार्रवाई नहीं करता है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। 22 मई को जारी एक बयान में आईएमए ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या तो आरोपों को स्वीकार करें या आधुनिक चिकित्सा सुविधा को भंग कर दें, नहीं तो रामदेव पर महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज करें। आईएमए ने रामदेव के उस वीडियो का हवाला दिया है जिसमें वो एलोपैथी को बकवास और दिवालिया साइंस कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि एलोपैथी की दवाई खाने से लाखों लोगों की मौत हो गई। आईएमए ने लिखा है कि इससे पहले कोरोना के लिए बनाई गई अपनी दवा की लॉन्चिंग के दौरान भी रामदेव ने डॉक्टरों को हत्यारा कहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना टीका देना शनिवार से बंद करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह टीके की कमी है। बता दें, दिल्ली ही नहीं देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीके की खुराक की कमी की वजह से टीकाकरण बंद कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना टीके की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को 4 सुझाव भी दिए हैं। केजरीवाल ने कहा कि सरकार वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों को बुलाकर भारत बायोटेक की वैक्सीन बनाने का आदेश दे। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना टीका बनाने वाली सभी विदेशी कंपनियों को भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने का लाइसेंस दे और उन्हें इसके उत्पादन की अनुमति दे। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार खुद सीधे कंपनियों से कोरोना टीका खरीदे और राज्यों को दे, इससे ये कंपनियां भारत को गंभीरता से लेंगी। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि भारत ने कई देशों को कोरोना टीका दिया है, उनके पास ये खुराकें अभी बची हुई हैं और उन्होंने वह स्टॉक में जमा कर रखी हैं। भारत उनसे ये टीके वापस ले। कोरोना महामारी में मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस जांचने के लिए देश के जाने माने पत्रकार प्रभु चावला ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक सर्वे कराया। इस सर्वे में उन्होंने पूछा था कि किस मुख्यमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर को संभालने में सबसे बढ़िया काम किया है। सर्वे में उन्होंने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम दिया। इनमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केरल के पिनाराई विजयन, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल था। सर्वे में 3 लाख लोगों ने भाग लिया। सर्वे के नतीजों में पहले नंबर पर उद्धव ठाकरे रहे और उन्हें 62.5% वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर शिवराज सिंह चौहान रहे और उन्हें 49% वोट मिले, जबकि नवीन पटनायक चौहान से थोड़ा ही पीछे रहे और उन्हें 48.8% वोट मिले। योगी आदित्यनाथ चौथे नंबर पर रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई ने डीएलएफ घूस मामले में क्लीन चिट दे दी है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। लालू को हाल ही में चारा घोटाला मामले में जमानत मिली थी। चारा घोटाला मामले में लालू 3 साल तक जेल में रहे थे। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने जनवरी 2018 में इस मामले में लालू यादव और डीएलएफ ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू की थी। इस मामले में आरोप ये था कि डीएलएफ ग्रुप की नजर मुंबई के बांद्रा में रेलवे के एक प्रोजेक्ट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के प्रोजेक्ट पर थी। इन प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए डीएलएफ ग्रुप ने पूर्व रेल मंत्री लालू को घूस दी थी। इसके साथ ही ग्रुप ने दक्षिणी दिल्ली में भी एक प्रॉपर्टी आरजेडी की मुखिया लालू यादव को दी थी। सरकार भले ही ये दावा करे कि कोरोना टीके की कोई कमी नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सही ढंग से चल रहा है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि इस साल के अंत तक भारत के 1/3 लोगों को ही टीका लगाया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि भारत में कोरोना टीके की कमी हो सकती है और साल के अंत तक ज़्यादा से ज़्यादा 33% लोगों का ही टीकाकरण मुमकिन है। आईएमएफ की ये रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के उस दावे के उलट है कि साल के अंत तक देश में सबको टीका दे दिया जाएगा। वैक्सीन की कमी को लेकर चारों ओर से घिरी मोदी सरकार ने इस मामले में किस कदर बिना सोचे समझे काम किया, इसका पता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुरेश यादव के बयान से चलता है। यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अलग अलग आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया, लेकिन इस बात की जांच तक नहीं की कि वैक्सीन का स्टॉक कितना है और इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की क्या गाइडलाइंस हैं। यादव ने कहा कि शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही गई थी और इसके लिए 60 करोड़ टीकों की जरूरत थी, लेकिन जब तक हम इस लक्ष्य तक पहुंचते, केंद्र सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के साथ ही 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी टीकाकरण को शुरू कर दिया।
उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बीते दिनों गंगा और अन्य नदियों में शवों के बहने की तस्वीरें सामने आईं। राज्य सरकार ने अपनी नाकामियों को छुपाने और सोशल मीडिया पर हो रही फजीहत से बचने के लिए शवों को निकालकर घाट के किनारे दफना दिया और सख्त पहरा भी लगा दिया, जिससे कोई भी शवों को गंगा या दूसरी नदियों में ना फेंक सके। योगी सरकार ने ऐसा करके राहत की सांस ली ही थी कि झमाझम बारिश ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। प्रयागराज के इलाके में कुछ दिन पहले लगातार 3 दिनों तक हुई बारिश से गंगा की रेत में दफन कई शव बाहर निकल आए हैं। इनमें से कुछ शवों को जंगली जानवर नोचने लगे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में वाराणसी लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे और पद्म विभूषण से सम्मानित जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने सोचा नहीं होगा कि उनके जीवन में इतने खराब दिन आएंगे। छन्नूलाल मिश्रा की बड़ी बेटी की 20 दिन पहले वाराणसी के एक अस्पताल में मौत हो गई। तब से अब तक मिश्रा इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बताया जाए कि अस्पताल में उनकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या। शुक्रवार को मिश्रा जब पत्रकारों के सामने आए तो फबक पड़े। मिश्रा ने कहा कि वह रात को ढंग से सो नहीं पाते हैं और सोचते रहते हैं कि उनकी बेटी की मौत कैसे हो गई। उनकी मांग है कि जितने दिन तक उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती रही उतने दिनों की सीसीटीवी फुटेज उन्हें दे दी जाए, क्योंकि वह जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी के साथ कैसा बर्ताव हुआ। उनकी बेटी मेडिविन अस्पताल में भर्ती थी। कुछ दिन पहले ही बीजेपी सरकार ने पश्चिम बंगाल के सभी 77 बीजेपी विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद काफी सवाल उठे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने शुभेंदु अधिकारी के भाई शिशिर अधिकारी और पिता दिव्येंदु अधिकारी को Y+ सुरक्षा दे दी है। ये दोनों लोकसभा सांसद भी हैं। बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में हुए राज्यसभा विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से 1200 वोटों से हरा दिया था। दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी के खिलाफ विवादित ट्वीट करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शर्जील के खिलाफ दिल्ली के बीजेपी मीडिया हेड नवीन कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि शर्जील उस्मानी ने भगवान राम और पत्रकार रोहित सरदाना की मौत पर आपत्तिजनक ट्वीट किए थे, जिनका मकसद धार्मिक भावनाओं को आहत करना था। इजराइल के साथ फिलिस्तीन के संघर्ष विराम के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने भी मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो फिलिस्तीनियों की सैन्य और वित्तीय तौर पर सहायता करें, जिससे वो गाजा के बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा कर सके। इसके साथ ही अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि इजरायली शासन के सभी प्रभावशाली लोगों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र अदालतों द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को लेकर कहा कि मध्य पूर्व के देशों को इजरायल के अस्तित्व को मानना होगा कि वो एक स्वतंत्र यहूदी देश है, तभी जाकर क्षेत्र में शांति हो सकती है। इसके साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा कि 2 राष्ट्र की नीति से ही कोई समाधान निकल सकता है। बाइडेन ने कहा कि इजरायली और फलस्तीनियों को सुरक्षित और स्वतंत्रता से रहने का बराबर का अधिकार है। बता दें, यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद ही इजरायल ने संघर्ष विराम पर मंजूरी दी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।